हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज सुमित सर अवेलेबल नहीं थे तो उनकी जगह मैं आ रहा हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मंडे से फिर वो कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले आज हम कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक इंडिया भूटान रिलेशनशिप के बारे में होगा कि कैसे भूटान के साथ भारत के संबंध इवॉल्व हुए, उनमें क्या बदलाव हुए, क्या बेसिक उसकी डेफिनेशन है। सेकेंड हम देखेंगे आईआईटीज़ का एक्सटेंशन जो हो रहा है। आईआईटीज़ अब फॉरेन कैंपसेस खोल रही है, अच्छी बात है, लेकिन आईआईटीज़ खुद में एक क्राइसिस झेल रही हैं। उनकी जो अपनी प्रॉब्लम है, जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को दिखाता है क्या दिक्कतें उनके अंदर है, उसको समझेंगे। और प्लस आईआईटीज़ का क्या लॉजिक था बनने का और अब क्यों जो चीज़ें हो रही हैं वो आईआईटीज़ के मेन विजन को डाइल्यूट कर रही हैं, यानी कमतर कर रही हैं। और तीसरा आर्टिकल होगा जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके और एजुकेशन से ही संबंधित कि वीसीज जो होते हैं, जो वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वो अक्सर गवर्नर ही होते हैं। तो गवर्नर्स की जो हस्तक्षेप हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिल्स में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और केरला का केस जो हुआ है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। तो ये तीनों आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं और पहले शुरू करते हैं इंडिया और भूटान के साथ। तो देखिए, इंडिया और भूटान के बारे में पूछूँ तो खास बात क्या है। हाउ डू यू सी भूटान एज अ कंट्री। तो भूटान की बात जब भी की जाएगी तो भूटान एक इंडिया का नेबर है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप देश को देखो भूटान को, तो भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है। सबसे पहले आपको दिखाना है भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा, भूटान एक बफर स्टेट है। जब भी किसी देश को आप देखो तो पहले उसकी ज्योग्राफी देखो। तो ये रहा भूटान। अब देखो ये लैंड लॉक्ड है, समुद्र का रास्ता इसके पास नहीं है और ये बफर है। बफर यानी 2 बड़ी पावर्स चाइना और इंडिया के बीच, ये बिल्कुल उनके बीच में बैरियर का काम करता है। जैसे आप कभी खाना खाने बैठे हैं थाली में, तो एक कोई मीठी चीज़ अगर है और कोई अगर कड़वी चीज़ है तो उसके बीच में कुछ आप न्यूट्रल सा रख देते हैं, पापड़ रख दिया, कुछ भी रख दिया, ताकि वो चीज़ें मिक्स ना हो, क्योंकि फिर दे दो स्वाद खराब हो जाएगा। कुछ ऐसा ही काम होता है बफर्स का। वो 2 बड़े देशों के बीच में एक छोटा सा देश होते हैं जो इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट पे आने से रुकते हैं। अभी सीमा विवाद जो होगा पहले भूटान का चाइना के साथ होगा, तब जगह इंडिया के साथ होगा। तो नेपाल, भूटान ऐसे देश बफर स्टेट कहलाते हैं और ये दोनों ही देश क्या है, लैंड लॉक्ड है, यानी इनके पास समुद्र का एक्सेस नहीं है और व्यापार करने के लिए ज़रूरी है समुद्र का एक्सेस। तो उन्हें सी रूट का एक्सेस जो चाहिए, तो वो एक्सेस कौन देगा, वो एक्सेस देता है इंडिया। सो दे नीड इंडिया फॉर द एक्सेस टू सी, बोथ भूटान एंड नेपाल। अब बात यह कि चाइना तो भी दे सकता है, पर चाइना के पीछे, इनके पीछे हिमालयाज़ है और चाइना का रूट बहुत लंबा है जो इनके लिए संभव नहीं है। पहली कहानी ये है कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, इनको एक्सेस टू सी चाहिए तो इंडिया की ज़रूरत है। प्लस दे आर जनरली अ बुद्धिस्ट कंट्री, बुद्धिज़्म में विश्वास रखते हैं दोनों। नेपाल की भी जो कल्चरल हेरिटेज है वो भूटान से वो बुद्धिज़्म से आती है और भूटान तो पूरी तरह भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो दोनों के साथ कल्चरल कनेक्ट इंडिया का है, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया। अब जब इतना हमने बैकग्राउंड देख लिया और भूटान की हिस्ट्री को समझें थोड़ा सा, तो भूटान में पहले हमेशा से भूटान देखिए कहाँ पर है, भूटान तिब्बत के पास है, तिब्बत वाले हिस्से से सीमा लगती है इसकी। तो यहाँ हमेशा चाइना चाहता है कि इसका प्रभुत्व बना रहे, उसकी पावर बनी रहे, ताकि तिब्बत को सिक्योर रख सके। और यही पास में है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये इलाका जो आपको दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं चिकन नेक, जिससे भारत का नॉर्थ ईस्ट जुड़ता है हमारे मेनलैंड इंडिया से। यानी यहाँ से अगर आप बिहार से होते हुए जाएंगे, बंगाल और बिहार के आसपास यहाँ पर पड़ेगा आपको चिकन नेक। ये ऊपर सिक्किम है, नीचे आपका ये चिकन नेक है सिलीगुड़ी, और ये आपको जोड़ता है यहाँ पे फिर असम और आपके 7 स्टेट से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज एक बहुत सेंसिटिव रीजन है और ये भूटान से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है, पास में ही है, तो इसलिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है इंडिया के लिए। इन सब के कारण भूटान की रेलेवेंस इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे रीजन में जो भी कंट्रीज, उनमें एक ही कंट्री ऐसी है जिसका चाइना के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। चाइना भूटान के बीच में एम्बेसीज नहीं है, भूटान में चाइना की एम्बेसी नहीं है। और भूटान इकलौती कंट्री है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का ज्वाइन नहीं किया हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव है जिसके तहत चाइना दुनिया भर में रोड्स, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, लेकिन बाद में उन पर अपना दबदबा भी बढ़ा रहा है। इन चक्करों में भूटान बहुत स्पेशल स्टेट है, इंडिया का ऑल टाइम एक दोस्त हम कह सकते हैं वो है ये। अब देखते हैं मुद्दा क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी जान ली। पहली बात, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी भूटान की किंग जो है जिग्मे केसर नामग्याल, वो इंडिया है, नामग्याल वांगचुक वो इंडिया है। अब देखिए बात यह है, नाम याद रखना है, वांगचुक से याद रह जाएगा आपको इनका नाम। किंग ज़रूर है लेकिन डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी है अब यहाँ भी भूटान में भी। जब ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी हुआ था तो इंडिया ने भूटान का समर्थन ही किया था। तो ये भी 8 दिन की विजिट पे इंडिया आए हुए हैं। और बात यह है कि चाइना और भूटान अचानक से इस बीच में एक बात कर रहे हैं अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। लगातार चाइना भूटान पे दबाव बनाता है कि उसके साथ अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो सेटल कर ले।
क्योंकि इससे होगा ये कि उसके पास और ज़्यादा कोशिश करेगा कुछ ऐसी बाउंड्री डील हो भूटान के साथ चाइना की, जिससे वो यहाँ के रीजन में ना चिकन नेक के पास थोड़ी और पावर और कैपेसिटी बढ़ा सके, ताकि वो दबाव इंडिया पे बन सके। अभी तक बातें चल रही है भूटान के साथ चाइना की बाउंड्री सेटलमेंट को लेके, लेकिन भूटान भी डरा हुआ है कि पहले डोकलाम का विवाद हुआ था भूटान चाइना के साथ ही, तो उन्हें भी डर लग रहा है कि आगे क्या चाइना के इसके पीछे कौन सी नीयत है, क्या चाहता है वो। तो जो किंग है उनकी यहाँ विजिट हुई है, ये बहुत रेलेवेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में। अब हाल में ही जो होगी ना, जो उनकी राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, 25th राउंड ऑफ चाइना और भूटान बाउंड्री टॉक्स हुई थी, क्योंकि इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस है नहीं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, मतलब एम्बेसी नहीं है, कोई दूतावास नहीं है चाइना का भूटान में। तो इसलिए ये जो बाउंड्री टॉक्स है, इसको इंडिया भी बहुत संशय के साथ देखता है कि क्या कारण हो सकता है, क्या इसका इस्तेमाल करके भूटान पे प्रेशर बनाना नहीं चाहता चाइना, ऐसे कुछ होने की संभावना इंडिया को रहती है, इसलिए इस पर खास नज़र इंडिया की रहती है। और इसी टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हम एक बैकग्राउंड ले कि इंडिया और भूटान के संबंध कैसे हैं। हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो जो की एस्पेक्ट है अपने आंसर्स में लिखना है तो आप लिख सकते हैं म्यूचुअल ट्रस्ट, गुडविल एंड अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। स्पेसिफिकली भूटान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। और जो इसका कोर आइडिया था, कैसे दोस्ती बनी थी, इंडिया ने एक अपने जो नज़दीकी अभी जो राष्ट्र हैं उनके साथ एक बेसिक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था, उनमें भूटान भी एक था। भूटान के साथ आज़ाद होने के 2 साल बाद 1949 में इंडिया ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया था, जिसमें डिफेंस की बात हो या फिर इनको और ज़रा प्रायोरिटाइज करने की बात हो, वो सब इंडिया ने किया था। लेकिन इसके बाद इनको लगा भूटान को कि अब वो जब काफ़ी समय गया उनको लगा कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर और सब कुछ के लिए उन्हें परमिशन इंडिया से लेनी पड़ेगी, जो सही नहीं लग रहा था। तो 2007 में उनकी इन जो दिक्कतें थी उनको समझते हुए इंडिया ने अपनी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को थोड़ा सा बदलाव किया। उसमें कुछ आर्टिकल ऐसे थे कि जिसके तहत जैसे भूटान को अगर किसी से हथियार खरीदने होते थे तो पहले उन्हें इंडिया से परमिशन लेने की बात थी उसमें। अब बात ऐसी है कि भूटान थर्ड पार्टी से हथियार खरीद सकता है जब तक वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो। तो ऐसे बदलाव जो किए गए वो भूटान को भी थोड़ी और ऑटोनॉमी देता है और उन्हें भी थोड़ा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये जो बेसिक फ्रेंडशिप की ट्रीटी थी, इसी के हिसाब से दोनों देशों में एक जो बिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप है वो हुआ, जिसके तहत भारत उनको एक तरह के उनकी गुड्स को भी नेशनल ट्रीटमेंट देता है। जैसे भारत अपने प्रोडक्ट पे जो रेट लगाता है वही भूटान पे लगाता है। तो और भूटान इंडिया को अपना ग्यागर यानी अपना सेक्रेड लैंड मानता है जहाँ से बुद्धिज़्म शुरू हुआ। तो भूटान इंडिया दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी। मैंने कहा था पहले भी बुद्धिज़्म का जन्म इंडिया में हुआ है, यानी गौतम बुद्ध को बुद्धिज़्म यहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ, इसलिए वो इसको एक इंपॉर्टेंट सीक्रेट प्लेस मांगते हैं। और अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन हुई थी जहाँ पे दोनों देशों के बुद्धिस्ट लीडर आए थे स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए और स्पिरिचुअल बॉन्ड को बिल्ड करने के लिए, इंडिया भूटान के बीच में एक बड़ा पॉइंट था। तो याद रखिए IBC इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन कहाँ है, तो इंडिया में है, दिल्ली में बेसिकली इसका ऑफिस है। और ये ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह काम करता है जहाँ सभी आकर अपने अपने विचार रख सकते हैं और जो उनकी रिलीजियस डिस्कशन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिसेंट चेंजेस आए भूटान के विजिट के बाद ये था कि इंडिया भूटान रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने लगातार वहाँ विजिट की है, बायलैटरल प्रोजेक्ट्स कई सारे लॉन्च किए। और भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है। तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं जहाँ से बिजली बनती है और वो देश बहुत छोटा है, तो बिजली बेचता वो फिर इंडिया को है। तो इंडिया वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को पहले खड़ा करता है, उसको बनाता है, बिल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फिर उनसे बिजली खरीदता है। और ये पहले से एक रेट डिसाइड होती है कि इस रेट पर भारत बिजली खरीदेगा भूटान से, क्योंकि भूटान और किसी को बिजली बेच नहीं सकता, लैंड लॉक्ड है। चाइना तो बहुत ऊपर है, वहाँ से लैंड लाइन जाना, पावर लाइन जाना मुश्किल है, और चाइना से दूरी बना के रखता है नेपाल और भूटान। तो इंडिया से बात ये थी कि इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाएगा और वहाँ से उनको बिजली उनसे खरीदेगा भी। तो उस पर एक रेट होती थी, तो कभी कभी वो जो टैरिफ की रेट है उस पर भी विवाद रहता है अक्सर, कि वो चाहते हैं हमसे और महंगी रेट पर अब इंडिया बिजली खरीदे। दिक्कत ये है कि भारत अब खुद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कम बिजली लेता है और भारत की फोकस है अब सोलर पावर के ऊपर। तो जब सोलर पावर से इंडिया बिजली बना लेगा तो क्या भूटान से बिजली इंडिया खरीद पाएगा? मुश्किल है। इसलिए इंडिया ने कोशिश किया है कि भूटान को किसी तरह बांग्लादेश से जोड़ा जाए, ताकि बांग्लादेश जिसको बिजली की ज़रूरत होती है वो भूटान से बिजली खरीद सके। तो रिसेंटली भी कई सारे ऐसे मेजर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए थे 2009 में भी, 2019 में भी। तो एक तो मगादिचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था, फिर ग्राउंड अर्थ स्टेशन था इसरो का, उसका इस्तेमाल भूटान भी करता है, जो इंडिया ने इस सार्क सैटेलाइट छोड़ी थी उसके लिए। और इंडिया का एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क है और भूटान का रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है। दोनों के बीच में अब इंटर कनेक्शन स्थापित किया गया कि दोनों एक दूसरे से सीख सकें और एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान हो सके। टॉप ट्रेड पार्टनर इंडिया का कौन है हमें पता है, बताइए। UAE होता है, अमेरिका होता है, या फिर EU होता है।
इन केस ऑफ भूटान एक ही हो सकता है, इंडिया पूरी तरह से घिरा हुआ इंडिया से, तो इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड हो चुका है इनके बीच में पहले से। इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सिट ट्रांजिट देता है भूटानीज एक्सपोर्ट को, कि भूटान किसी भी देश को अपना प्रोडक्ट अगर बेचना चाहे तो इंडिया से अगर उसको ट्रांजिट लेना है, इंडिया से अपने पोर्ट्स तक लेके जाना है इंडिया के, तो आप फ्री में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इनका ट्रेड लगभग $1.4 बिलियन के आसपास है, जिसमें मेजरली इंडिया में इंपोर्ट भूटान से बहुत कम है, केवल 545 मिलियन। ज़्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट ही करता है सारी चीज़ें उनको। और जनरली जो मेन एक पिलर है इनकी ग्रोथ का, जो पावर में देख रहे हैं, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जहाँ पर कुछ विवाद हुए थे उनको रिजॉल्व किया गया और एक एग्रीमेंट किया गया 2009 में प्रोटोकॉल कि भाई 4 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और वो इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे मेगादिचू मैंने नया प्रोजेक्ट बताया आपको, इसके अलावा पुनर्संगाचू और पुनर्संगाचू 2, ये 2 इंटर गवर्नमेंट मोड पे बने थे जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो याद रखिए नाम, मगादिचू 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट रिसेंटली बन के तैयार हुआ है। कहाँ पर है? तो भूटान में है। और अभी जो इससे पहले 1200 मेगावाट के पुनर्संगाचू 1 और पुनर्संगाचू 2, 2 मेजर इंटर गवर्नमेंटल मोड के ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुए। भूटान क्या करता है? बफर है, हमने पहले बताया। बफर क्या करता है? कोई भी मिलिटेंट अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से जाकर यहाँ पर घर बनाने की कोशिश करते हैं, छुपने की, तो भूटान की आर्मी इंडियन आर्मी के साथ अच्छे संबंध रखती है, तो वो उनको फ्लश आउट कर देते हैं। प्लस कोई भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर इंडिया को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो भूटान हमेशा इंडिया का सपोर्ट करता है। चाहे यूएन की हम बात करें, सार्क की बात करें, बिम्स्टेक की बात करें, और इंडिया कोशिश करता है कि हर जगह भूटान को भी उस चीज़ का पार्ट बनाया जाए ताकि भूटान को भी उसके फ़ायदे मिल सके। और इस तरह इन दोनों देशों के संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब हम कहें अलग अलग लेवल पर बायलैटरल, तो बायलैटरल में आप डिवाइड कर सकते हो एनर्जी में, ट्रेड में और सिक्योरिटी में। फिर आप मल्टीलैटरल में जाओगे तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है उसमें, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उसमें, ट्रेड ग्रुप्स जो हैं उनमें, ठीक है, जैसे बिम्स्टेक का पार्ट है भूटान, जैसे सार्क का पार्ट है, वहाँ हमेशा इंडिया का पक्ष इसने लिया है। तो इस तरह आप अलग अलग लेवल पे इसको डिवाइड कर सकते हो जो संबंध है। अब हालांकि और एरिया एक्सपेंड हो रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हम कहते हैं ना, वो किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन किया जा रहा है। जैसे इंडिया का जो भीम है और यूपीआई है, ये यहाँ पर अब चलेगा, और जो यूपी प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जब कोविड आया था, इंडिया ने भूटान को एक्सेस दी थी, इंडिया में बनी कोविशील्ड लाखों फ्री में, लगभग 5.5 लाख डोजेस फ्री में दी थी भूटान को। तो ये दिखाता है कि इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है कि अपने संबंधों को और स्ट्रॉन्ग ही किया जाए, किसी भी तरह इग्नोर ना किया जाए भूटान को। जैसे अब भूटान और चाइना भी करीब आ रहे हैं, वो अपने संबंध नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ी सी ये टेंशन की बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भूटान की इंडिया से है। लेकिन अगर चाइना अपना पैर पसारता है और यहाँ कोई प्रोजेक्ट ऐसा खोल देता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो बहुत महंगा है, और भूटान जिसमें फंस जाए, तो दिक्कत का सबब हो सकता है। इसीलिए लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है कि भूटान इन चक्करों में ना पड़े। पर अक्टूबर 2023 में भूटान के फॉरेन मिनिस्टर की पहली विजिट थी चाइना, और उन्होंने 25th राउंड ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशंस किए। एक बहुत सालों पुराना विवाद इनके साथ भी है। इन्होंने कहा एक जॉइंट टेक्निकल कमेटी बनेगी जो डिमार्केट करेगी बॉर्डर को, किस तरफ किसका हिस्सा है। पर इंडिया को दिक्कत यह है कि बाउंड्री टॉक्स में कहीं ना कहीं चाइना दबाव बना के भूटान पे इंडिया के और आसपास के रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है उसमें डोकलाम, जहाँ पहले विवाद भी हो चुका है। डोकलाम प्लेट्यू के आसपास कहा जा रहा है कि शायद चाइना भूटान को एक डील दे रहा है कि भाई इधर वाला ना ज़मीन आप ले लो, हमें दे दो, और इधर वाली आप ले लो, स्वैप कर लो। यानी ये वो भूटान को दे देगा यहाँ वाली, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी एक इनका था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्तांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर क्लेम किया हुआ था कि भाई ये हमारा पार्ट है, और इधर डोकलाम पर भी क्लेम किया हुआ है। तो हो सकता है चाइना कहे कि भाई ये डोकलाम के पास वाला इलाका हमें दे दो, यहाँ जो दूसरी साइड है इससे ज़्यादा लैंड आप ले लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है डोकलाम के पास वाला इलाका, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेके, इस ट्राई जंक्शन के पास। वहाँ पे लगातार चाइना विलेजेस बना रहा है, और भूटान के साथ ये बातें इंडिया को ये डर पैदा करनी है क्या वो इसके ऊपर आकर कोशिश ना करे कि वो किसी तरह भी इंडिया के ऊपर और दबाव बना पाए। जैसे बार बार बोला, बीआरआई में उनके एंटर करने के चांसेस इंडिया को दिख रहे हैं। बीआरआई में अगर वो एंटर करते हैं तो इंडिया की सोवरेनिटी क्वेश्चन हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बीआरआई का प्रोजेक्ट जो है वो पीओके से गुजर रहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो इंडिया का रीजन है। तो इंडिया ने लगातार क्लेम किया था कि आपका प्रोजेक्ट इंडियन ज़मीन से गुजर रहा है, इसलिए हम इसका पार्ट नहीं बन सकते। अगर भूटान उनका पार्ट बनता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया के लिए हो सकती है। अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ये टेंशन इंडिया के लिए लगातार बनी हुई है। अभी तक वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट थे ट्रेड के लिए, अब चाइना भूटान में एक्सपोर्ट करने लग गया। पहले 200 करोड़ थे, अब 1500 करोड़ हो गए 2 साल के अंदर ही। 2020 से लेकर 23 में इतना ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। और जब रिसेंटली एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ था BBIN में, BBIN क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इन चारों ने अपने में एक
मोटर व्हीकल एग्रीमेंट किया था। नॉर्मली सार्क के अंदर का एग्रीमेंट होना था कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स हो सके देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान की वजह से हो नहीं पाता। तो 4 देशों ने अलग आके BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने आकर सोचा हम चारों कर लेते हैं मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। तो इंडिया को उम्मीद थी कि भूटान ऐसा करेगा, लेकिन भूटान ने मना कर दिया इस एग्रीमेंट पे साइन करने पे, ये कह के कि अगर हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो बहुत सी गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में आएंगी, जिससे हमारे ऊपर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ आपको जाने के लिए वीज़ा के अलावा, खैर इंडिया ने तो वीज़ा नहीं लगेगा, लेकिन आपको एक फ़ीस भरनी पड़ती है, और अगर आप बाहर के व्यक्ति हैं तो बहुत ज़्यादा फीस भरनी पड़ती है। इंडिया में तो 1500 रुपये लगते हैं, अगर आप बाहर से हैं तो आपसे ज़्यादा फीस की डिमांड की जाती है। अभी अगर आप जाओ तो शायद आपको इंडिया से 1200 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कोई और नागरिक हैं किसी देश के तो आपको अराउंड $40 देने पड़ते हैं यहाँ एंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने देश को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, यानी वो जितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं उससे ज़्यादा उनकी जो जंगल है वो उसको सोख लेते हैं। तो वो चाहते हैं उनकी नेचर के प्रति जो जिम्मेदारी है वो वैसी ही रहे, इसीलिए उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा कि हम एंटर नहीं करना चाहते इस एग्रीमेंट में, हालांकि बाद में उसे कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए अब देखा जा रहा है कि शायद भूटान इंडिया के लिए दिक्कत ना करे बाद में। और जो डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग है, अभी तक थोड़ी सी इंडिया चुप्पी बनाया हुआ है जो भूटान चाइना के बीच में हो रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता इंडिया ऐसा दिखे कि जो जाके उनके काम में टांग अड़ा रहा हो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो सेक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला हिस्सा मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर जो है, और यहाँ जो डोकलाम है, यहाँ जो विवाद हुआ था, इसको चक्कर में कहीं इंडिया और भूटान के संबंध सफ़र ना करे। लेकिन इंडिया ने अभी तक क्या किया है, स्ट्रैटेजिक साइलेंस बना के रखा है कि ये सोच समझ के एक चुप्पी साधी हुई है। साइलेंस नहीं है, वो स्ट्रैटेजिक साइलेंस है। अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी कुछ बोल दिया तो चाइना को मौका मिल जाएगा कि भूटान के ऊपर इंडिया कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, अपने दबाव में रखता है। इंडिया देख रहा है जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर क्या होता है, और जो साक्टेंग का क्लेम है और चाइना का इंटेंशन है वो क्या है और क्या चाह रहा है, इसको देखते हुए इंडिया भी ऑब्जर्व कर रहा है। और लगातार जो चाइना का जो ट्रस्ट का इशू है भूटान के साथ, जब उन्होंने अचानक से डोकलाम पे बात कर ली थी, सेक्टेंग पे क्लेम कर दिया था, तो भारत उसका ही फ़ायदा उठाना चाह रहा है। भारत चाह रहा है कि इन लोगों ने पहले भी ऐसा किया है और दोबारा शायद वो भूटानीज़ को कह सकता है कि वो और टेरिटरी उनके कब्जे करने की बात कर ले। तो इंडिया उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी काम करता है, और पहले जो दिक्कतें हुई हैं इसी के चक्कर में इंडिया अभी तक थोड़ा साइलेंस बना के और देख रहा है क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो इसीलिए इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़े इंडिया भूटान के बीच में। जो डोकलाम में हुआ इसके बाद इंडिया ने डिप्लॉय कर रखा है एक मिलिट्री ट्रेनिंग टीम IMT रैट इन भूटान, जो कि भूटान सिक्योरिटीज फोर्सेस को ट्रेन भी कर रहा है कि अगर और दिक्कतें आए तो कैसे उनको इनसे लड़ना है, कैसे इनसे सामना करना। जो कल्चरल और पीपल टू पीपल टाइज हैं वो तो है ही। बौद्ध गया की बात करें, जो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है उसमें हम देखते हैं लगातार भूटानीज जो बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और इंडिया का कल्चरल रिलेशन तो आगे बढ़ ही रहा है, जो चाइना के साथ तो है नहीं। तो इंडिया उसका फ़ायदा भी उठा सकता है अपने संबंधों में। लगातार हम इकोनॉमिक टाइज को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। FDI जितनी भूटान में जाती है उसका लीडिंग सोर्स इंडिया ही है, लेकिन दिक्कत ये कि अब चाइना भी यहाँ कम्पीट करने लग गया। इसलिए इंडिया लगातार चाह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से ऊपर उठ के भूटान और एरियाज़ में भी काम करे, चाहे एनर्जी, टूरिज्म या टेक्नोलॉजी। तो यहाँ जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई रिन्यू किया गया क्या फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कब 2007 में, 1949 में, 1949 में साइन हुआ, 2007 में इसको चेंज किया गया। क्या क्या जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट है और क्यों इंडिया को अब टेंशन हो रही है चाइना और भूटान के इस टॉक्स के बाद से। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक पे आते हैं जो बात करता है IITs के बारे में। देखिए जो एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक है उसमें बहुत रेलेवेंट है ये। तो जनरली जो स्कॉलर है यहाँ कह रहे हैं कि जो IITs हैं ये हमारा एलीट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, और हिस्टोरिकली यहाँ से जो लोग निकलते हैं वो एक बहुत प्रेस्टिजियस मेडल लेके निकलते हैं कि वो IITian हैं। अब IIT अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबली। अच्छी बात है, आप ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हो। इससे पहले IIT इंडिया में एक्सपेंड हुआ। 2005 के बाद इंडिया में IITs को बढ़ाया गया। पहले बहुत लिमिटेड सीट्स थी, वो बढ़ी। अब IIT ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड करता है तो दिक्कत ये आती है क्या वो जो क्वालिटी उनकी है, जैसे IIT मद्रास या IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे, उनकी जो क्वालिटी है क्या वो आपकी बाकी IITs में रहेंगी? अगर आप एक रायपुर में IIT खोल दो, एक पटना में IIT खोल दो, ठीक है, तो क्या वो जो क्वालिटी आपको IIT मद्रास की है या बॉम्बे की है वो मिलेगी? और क्या अब जब दुबई और बाकी जगहों पे जानजिबार में जाके आप खोल रहे हो कैंपसेस, उससे क्या क्वालिटी इंश्योर हो पाएगी? जो कि खुद अभी IITs में क्राइसिस डोमेस्टिकली है, उसको देखते हुए क्या ये अच्छा एक स्टेप है? इसको समझेंगे इस टॉपिक में, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा समझने में कि अच्छा अगर आपको डिस्कस करना है कि क्या तरीके होते हैं जिसके तहत एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये डिस्कस करते हैं आर्टिकल जो रिलेटेड है एजुकेशन से और हमारी एजुकेशन पॉलिसी से और इंडिया के फ्यूचर आउटलुक से। IITs क्या है भाई? ग्लोबली रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं।
इनमें क्या होता है, हाई टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस होता है। तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन के ऊपर काम करे, इसको क्वालिटी चाहिए, उसको प्राइमरली 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली, टीचर्स, यानी जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा, स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी किस चीज़ की, कि कहीं से भी आप एडमिशन लो आईआईटीज़ में तो आपको उतने ही लेवल पे मेहनत करके एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। हर बच्चा को पता हो कि वो कैसे एग्ज़ाम में इस इंस्टीट्यूशन में आया। ऐसे नहीं कि कहीं और तरीके का एग्ज़ाम देने के, कहीं और। एक यूनिफॉर्म एग्ज़ाम, उससे यूनिफॉर्म सिलेक्शन और हाई क्वालिटी टीचिंग, हाई क्वालिटी स्टूडेंट, ये बेसिक होता है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। और आईआईटीज़ जब से शुरू हुए हैं तो वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं जो उनके एंट्रेंस के होते हैं। और 10 लाख या 2 लाख बच्चे हर साल इसका एंट्रेंस देते हैं। और इनमें केवल आपको 17,000 सीटें होती हैं, 385 सीट्स इन 23 आईआईटीज़। ये तब है जब एक्सपेंशन हो चुका है। याद रखिए 3 चीज़ें, कि प्रोफेसर, स्टूडेंट और यूनिफॉर्मिटी। अब बात यह है कि अब आईआईटीज़ खुद एक समस्या से जूझ रहे हैं। क्या समस्या है और क्या चीज़ें हैं, जरा देखते हैं। सबसे पहले आईआईटी मद्रास का सेंटर खोलेगा जांजिबार में, ठीक है। जांजिबार कहाँ है, तो हम बात कर रहे हैं तंजानिया में। यह जांजिबार है, यहाँ पर हम खोल रहे हैं एक सेंटर, किसका, आईआईटी मद्रास का। अब आईआईटी मद्रास डोमेस्टिकली एक समस्या फेस कर रहा है जहाँ पर उसको फंडिंग नहीं मिल रही है। जो आईआईटी मद्रास में है या चेन्नई में है, वहाँ पर दिक्कत ये रही कि फंडिंग नहीं मिल रही है। तो R&D पे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी तक अधर में लटके हुए हैं, ठीक है। इनका एक सेंटर जांजिबार में खुल रहा है। और आबू धाबी कैंपस आईआईटी दिल्ली खोल रही है। और दोनों आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास जो इंडिया के टॉप मोस्ट आईआईटी सेंटर्स में देखे जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि वहाँ खोलेंगे। लेकिन दिक्कत ये, पहली बात जो मैंने कहा था, यूनिफॉर्मिटी, वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इनके एग्जाम्स जो होंगे एंट्रेंस के, वो अलग होंगे। इनका एडमिशन स्टैंडर्ड वो नहीं है जो इंडियन आईआईटीज़ में फॉलो होता है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दूसरा, पहले मैंने बात करी टीचर्स यानी प्रोफेसर्स की। जो टीचर्स यहाँ पढ़ाने जाएंगे वो यहीं हमारे होम सेंटर के जाके कुछ टाइम वहाँ पे रहेंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म में फिजिबल है कि इंडियन प्रोफेसर कुछ टाइम जांजिबार में रहे, फिर वो आके आईआईटी मद्रास में पढ़ाए? जो प्रोफेसर है कुछ टाइम अबू धाबी रहे, फिर आके इंडिया में आईआईटी दिल्ली में पढ़ाए? ये फॉरेन कैंप सेंटर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनको भी फेस करनी पड़ती है। यही दिक्कत है कि टॉप मोस्ट प्रोफेसर्स प्रेफर ही नहीं करते वहाँ जाना। और अभी जो है ना 70 स्टूडेंट एडमिट भी हुए हैं फॉरेन कैंपसेस में। तो बात ये कि आपका एडमिशन प्रोसीजर अलग अलग है, प्रोफेसर्स कैसे आप मैनेज करोगे? अब जैसे आईआईटी मद्रास का IITM ZST स्क्रीनिंग टेस्ट था, उसमें पहले टेस्ट हुआ फिर इंटरव्यू हुआ। इसके अलावा अलग अलग जगह से, इथोपिया, नाइजीरिया, कीनिया, युगांडा, UAE में आपने ये स्क्रीनिंग करे, लेकिन इसका लेवल वो नहीं है जो इंडिया के आईआईटी एंट्रेंस में होता है। जनरली भी जांजिबार में जो हमारा सेंटर खुला था वो 2 चीज़ें कर रहा था, BS बैचलर्स इन डेटा साइंस और MTech इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए खुले हुए हैं। फीस $12,000 है और $4,000 MTech के लिए, और केवल 70 स्टूडेंट अभी तक साइन अप हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो ये आईआईटीज़ बनेंगे, इनकी रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन आईआईटीज़ के ऊपर ही फोकस करेंगे। लेकिन बात यह है कि इंडिया के खुद के आईआईटी के कैंपस वही रेनोवेट हो रहे हैं। इंडिया के आईआईटी मद्रास की अगर हम बात करें, वो अगर ग्लोबल लेवल पे कूद गए अच्छी बात है, पर क्या जो उनके प्रोफेसर्स हैं उन्हें खुद ही अभी एक्सेस नहीं मिलता जो बड़े लेवल पे, जिस लेवल पे आईआईटी काम कर सकती है, मतलब हार्वर्ड या फिर आप मान लो प्रिंसटन के लेवल पे, वहाँ पे अभी आपके पास ऐसी फंडिंग नहीं है, एडवेंचर नहीं है। अब ये अच्छी बात है कि यह जब बाहर एक्सपेंड होता है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ती है, इंडिया की एजुकेशन रीच बढ़ती है, वो एक ब्रांड बिल्डिंग होती है। लेकिन क्या इस ब्रांड बिल्डिंग के नाम पे वो ब्रांड डाइल्यूट नहीं हो रहा? अगर इतना सब हम बाहर करने वाले हैं तो क्या हम इंडिया में पहले एफर्ट नहीं लगा सकते थे? और पहली बात ये कि अगर गवर्नमेंट इसको फंड करेगी तो बहुत लिमिटेड चांसेस हैं इसको सफल होने के, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फंडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और पहले इंडिया को वो फंडिंग डोमेस्टिकली रिक्वायर्ड है। ये समझ गए? अब देखिए आईआईटीज़ कब स्टार्ट हुए? 1950s में। कहाँ से? आईआईटी खड़गपुर पहले इस्टेब्लिश हुआ। हमने जर्मनी, US, सोवियत यूनियन, UK सबसे बात करी कि भाई हमें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सेलेंस चाहिए। तो एक कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ। इंडियन जो लोग बाहर थे उनको बोला गया कि आप इंडिया में नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनिए, आके पढ़ाइए, काम करिए। तो एक आईआईटी इस्टेब्लिश किया गया और ये आईआईटी टॉप लेवल पर था। स्मॉल इंस्टीट्यूशन थे 6 और लगभग 20,000 सीटें थी, बहुत रेलिवेंट था। लेकिन 2015 आईआईटीज़ एक्सपेंड हुई, 7 नए इंस्टीट्यूशन खोले गए लगातार, और ये जो नए इंस्टीट्यूशन खोले गए अलग अलग एरियाज में खोले गए। अब दिक्कत ये है कि कोई प्रोफेसर आईआईटी दिल्ली में जो पढ़ा रहे हैं या आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं, उसको छोड़ के कहीं और क्यों जाएंगे छोटे शहरों में? अब से धनबाद का सेंटर था। धनबाद में क्या था, जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसको कन्वर्ट करके
आईआईटी धनबाद बना दिया गया, इस तरह और भी सेंटर खोले गए। लेकिन बात ये कि वो टायर 2 आईआईटीज़ बन गए जहाँ पर ना अच्छे स्टूडेंट्स पहले प्रेफरेंस डालते हैं, उनको आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या जो कोर आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर ऐसा आईआईटी मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वो किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, मणिपाल में चले जाते हैं या फिर बिट्स पिलानी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेन आईआईटीज़ यहीं है, बाकी में वो क्वालिटी हमें टीचिंग की नहीं मिल पाएगी, वो हमें स्कोप नहीं मिल पाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि टॉप प्रोफेसर काम नहीं कर रहे, जो आपके स्टूडेंट्स हैं वहाँ भी जाने में कतरा रहे हैं। 361 आपकी अंडर ग्रेड फीस सीट्स, 3000 पोस्ट ग्रेजुएशन फीस सीट्स और अराउंड 1800 पीएचडी सीट्स अभी तक एम्प्टी है आपके नए आईआईटीज़ में। 2021-22 में इतनी खाली सीटें थी। आईआईटीज़ में खाली सीटें क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड अलग हो गए, इनमें प्रेस्टीज कम हो गया। अब जब ऑलरेडी समस्याएं ये झेल रहे हैं तो जो आगे की समस्याएं होंगी, ये एक्सपेंशन के बाद जो वहाँ लोग स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले रहे, उसके बाद आप सोच रहे हो ग्लोबली एक्सपेंड कराने का, जो क्वालिटी पहले इंडिया में हम नहीं दे पा रहे हैं, हम ग्लोबली कैसे दे पाएंगे? और जो टॉप टैलेंट होता है वो वहाँ काम करना चाहेगा नहीं, इसलिए सैलरीज भी कम है। और उन सैलरीज के साथ ना लोग इसलिए काम चला लेते हैं क्योंकि आपको एक एलीट इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने का आपका एक सपना रहता है, वो पूरा होता है। लेकिन वो की आईटी जो 6 इंस्टीट्यूशंस है वही प्राइमरी उनका सपना है, बाकी को उतनी गिनती में नहीं रखते। जो फॉरेन ट्रेड इंडियन है, अब वो जो बाहर चले गए वो इंडिया में कम सैलरीज पे काम करने आना नहीं चाहते, क्योंकि एकेडमिक काम इंडिया में ज़्यादा होता है, दबाव भी बहुत होता है, पॉलिटिकल और एकेडमिक प्रेशर होते हैं। इसीलिए अब जो है वो दिक्कत का सबब है कि कैसे हायरिंग होगी, कैसे चीज़ें होगी, कैसे एक्सटेंशन होगा। आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, बायोटेक बढ़ रहा है, बाकी फील्डों में लोग चले जाते हैं। तो ये शॉर्टेज ऑफ एकेडमिया जो है वो आईटी सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कहाँ से वो लोगों को हायर करें? अभी तक 4370 सीटें वेकेंट हैं। तो ये एकेडमिक्स की दिक्कत जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के आईआईटीज़ के लिए। और अब जब एक्सटेंशन होगा तो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? अभी रिक्वायरमेंट ये है कि जो अभी इंडिया में आईआईटीज़ हैं पहले उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। अगर हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे, जो नए आईआईटीज़ खुले हैं, तो आईआईटी का ब्रांड इमेज अपने आप धूमिल हो जाएगा। हमें ज़रूरत है फैकल्टी की क्वालिटी पर फोकस करने की। हायरिंग के बाद उन्हें टॉप क्वालिटी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और यंग प्रोफेसर्स जो ग्लोबली सबसे अच्छा काम कर रहे हैं रिसर्च में, टीचिंग में, उनको हायर करना चाहिए। और आईआईटी के आइडिया को, जो इंडिया का डेवलपमेंट विद क्वालिटी फोकस करना चाहिए, तभी जाकर आईआईटीज़ जिस लेवल पे ऑपरेट करती हैं वो हो पाएंगी। डोमेस्टिकली एक्सपेंड करना उतना वाइस आइडिया नहीं था, लेकिन अगर आप बाहर लेके जाए तो और दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। वहाँ की अपनी रूल्स रेगुलेशन होंगी, क्या आप क्वालिटी वहाँ पर मेंटेन कर पाओगे, क्या वो इंडिया के कंट्रोल में रहेंगी चीज़ें, इंस्टीट्यूशन का कितना प्रभाव रहेगा, कितनी वो ऑटोनमस हो पाएंगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरसीज एक्सपेंशन एक अच्छा आइडिया ज़रूर है, लेकिन अभी जब आपके खुद के सेंटर्स आईआईटी मद्रास, आईआईटी धनबाद, इनके खुद के एक इतना गैप इनके बीच में आ गया है, टायर सिस्टम बन चुका है, एक फर्स्ट टायर सेकंड टायर कॉलेजेस हो चुके हैं जहाँ खुद स्टूडेंट्स कतराते हैं, टीचर्स कतरा रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप इस लेवल पे आईआईटीज़ ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे? तो यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होता अभी भी ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हमने समझा एजुकेशन सेक्टर के बारे में। यहाँ तीसरा आर्टिकल बात करता है एक्शन एंड अथॉरिटी। ये असल में गवर्नर के बारे में बात कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर में जो समस्याएं हैं उसके बारे में। कहानी क्या है? जो तमिलनाडु और केरला ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो गवर्नर है उनका कंडक्ट बहुत गलत होता है, वो हमारे जो भी डिसीजन होते हैं, जो हम बिल लेके आते हैं, उसको डिले कर देते हैं, और जो इसे असल में एक तरह का पॉकेट वीटो लगा देते हैं कि आप बिल लेके गए, वो बिल ही पे साइन नहीं करेंगे, उसको डिले करते रहते हैं। आगे हम देखें इस चीज़ में तो हमें दिखता है कि 2 स्टेट जो है वो अप्रोच करें सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राजभवन यानी जहाँ गवर्नर रहते हैं वो अपनी पावर के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिक्कत ये कि तमिलनाडु को पहले ये शिकवा है कि जो गवर्नर है उन्होंने जितने कुछ कैदियों की रिमिशन की बात थी, कुछ पुराने जो मंत्री उनके खिलाफ उनको एक्शन लेना है तो उनके लिए सैंक्शन लेना पड़ता है पहले गवर्नर से कि पुराने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन उन सब में गवर्नर तैयार नहीं हो रहे हैं और वो बिल को पास ही नहीं कर रहे हैं, साइन नहीं कर रहे उसके ऊपर, प्रपोजल जो है उनके ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दिक्कत है बहुत बड़ी समस्या है बाकी स्टेट्स के लिए भी। यहाँ आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि गवर्नर एक इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर है, उनको रबर स्टैम्प होने की ज़रूरत भी नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बोले साइन कर दे। लेकिन ये देखा गया कि गवर्नर्स जो है वो अक्सर बिल्स को बहुत समय तक अटका के रखते हैं और आर्टिकल 200 के अंतर्गत ये बात की गई है दे शुड साइन एज सून एज पॉसिबल। इसका मतलब उनको यथाशीघ्र करना चाहिए, जिसको वो बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है किसी भी अमेंडमेंट को लेकर जो एजुकेशन सेक्टर में है, यूनिवर्सिटी के बारे में, कि अगर वीसी जो होते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो एक तरह गवर्नर होते हैं अपने आप, और उसमें कोई भी बदलाव करना चाहता है ना कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो वो कभी उस पर गवर्नर साइन ही नहीं करते। वो एक्स ऑफिशियो वाइस चांसलर होते हैं। गवर्नर बने हैं तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी फॉर्म ही इस तरह से होती है कि राज्य की यूनिवर्सिटी होती है तो गवर्नर उसके एक तरह से वीसी होते हैं।
लेकिन ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इससे गवर्नर को अननेसेसरी एक बोझ भी पड़ता है और उनकी पावर्स अननेसेसरी ग्रो होती है जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो राइटर यहाँ कहते हैं कि हमें ज़रूरत है कि उसको बदलाव करने की, और लगातार चांसलर के कोई भी बदलाव करने की बात में वो बिल में वो एग्री ही नहीं करते हैं, जिससे उनकी पावर कम हो जाए। अब इसी पर बात आती है कि पंची कमीशन ने पहले ही पंची कमीशन ने बोला था कि ये प्रोहिबिशन होना चाहिए कि उनको ज़बरदस्ती गवर्नर को आप चांसलर का रोल दे रहे हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन में सुधार करने के लिए उन्होंने कहा था कि गवर्नर के ऊपर से ये अतिरिक्त बोझ हटा लेना चाहिए, स्टेट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भाई कैसे उनको अपनी यूनिवर्सिटी को रन करना है, कौन बेहतर वाइस चांसलर हो सकता है, ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टेप। प्लस पहले भी देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि एक टाइम फ्रेम की कमी बहुत बड़ी दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तेलंगाना गवर्नमेंट की पिटीशन पे कि आर्टिकल 200 में आर्टिकल 200 सेज क्लियरली एज सून एज पॉसिबल, इसका मतलब उनको जल्दी दिखानी चाहिए। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ इमीडिएसी इन कंसिडरिंग बिल्स, ऐसे नहीं कि आराम से करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो लॉज लेट पास हो रहे हैं, इनसे बड़ी दिक्कत है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर ऐसा उसको लगातार ना टाले रखे, और इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिशेबल, यानी गैर संवैधानिक है अगर वो उसको कभी साइन नहीं करते या लटका के रखते हैं बिल्स को। तो और स्टेट्स को भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी डिसीजन मेकिंग करें, ऐसे बिल्स बनाए जहाँ पर प्रश्न ना उठाए जा सके, ऐसे प्रोसीजर फॉलो हो जहाँ ऐसे सवाल ना किए जा सके। किसी भी एक बेहतर प्रोसेस की कमी, जो कोई प्रोसेस नहीं है, चेयरपर्सन या तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनमें उनको मान लो किसी को चेयरपर्सन बनाना था तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है कि कैसे एप्लीकेशन होगी, कैसे मेरिट का ध्यान रखा जाएगा, कैसे हायर की जाएगी। अब अगर आप ऐसा बिल लेके जाओगे तो गवर्नर के पास ये बात भी रहेगी कि शायद जो गवर्नमेंट है ये अपने आप कुछ करना चाह रही है जो गलत है। तो ऐसे भी बिल्स पास नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रपोजल्स गवर्नर के पास नहीं जाने चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि वो केवल एड एंड एडवाइस कर सकते हैं संविधान के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में, तो उनको अपनी थोड़ी बहुत जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। और ये जो मुद्दा है इसी बात पे कि कैसे जो अपने काम की चीज़ें होती हैं वहाँ गवर्नर्स चीज़ों को अटका देते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है प्राइमरली गवर्नर्स की, जो एक्सेस वो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ साइनिंग द बिल्स, साइनिंग द प्रपोजल्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, आर्टिकल 200 क्या कहता है और क्या दिक्कतें पहले रही हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आई।